गुड मॉर्निंग क्लास। हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? नाइनटीन 1966 में। कोई योजना अवकाश नहीं चल रहा था। प्रथम योजना अवकाश था। प्रथम कोई 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा था उस समय। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बना था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितने बार किया गया है? साधारणतः मुद्रा का अवमूल्यन कौन करता है? हाँ, मतलब सरकार के द्वारा ही इसको घोषित किया जाता है मुद्रा के अवमूल्यन के बारे में। और जो सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि 1991 के बाद जो मुद्रा डेप्रिशिएट हो रही है, ये कौन कर रहा है? ये मार्केट पर डिपेंड करता है। अभी इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? और बाकी के सभी नोट्स पर आरबीआई गवर्नर के। रुपए का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, किसने बनाया था? डी उदय कुमार ने। मुद्रास्फीति के 4 टाइप्स हमने देखे थे। रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति। क्या क्या परसेंट रेंज था? मतलब स्टार्टिंग 0 से 3%, फिर 3 से लेकर के 10%, फिर 10 से 20 और 20 से अधिक। एक शब्द हमने पढ़ा था स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब क्या था? दोनों एक साथ आ जाए। ठीक, इसे ही अर्थव्यवस्था का कैंसर कहा जाता है। सीआरआर बैंक अपने पास में रखता है या आरबीआई के पास में? कैश रिजर्व रेशियो ये आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। और एसएलआर वो बैंक के पास रहेगा। कौन कौन से फॉर्म में रख सकता है? हाँ, गोल्ड हो गया या कोई भी कीमती धातु हो गया, और उसके अलावा विदेशी मुद्रा हो गया, या कैश के फॉर्म में भी इसको रखा जा सकता है। कैश को ध्यान में रखिएगा कि सीआरआर तो कैश में रखते ही हैं, इसके अलावा एसएलआर भी कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, पर प्रतिबंध क्या है? उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। लास्ट क्लास में बजट के बारे में देख रहे थे। इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर होने का मतलब क्या होता है? हाँ, इकोनॉमी के टर्म्स में आप इसको कह सकते हैं कि कराघात और करापात एक ही बिंदु पर होता है। ठीक, कराघात और करापात एक ही बिंदु पर होता है। ये शब्द कहीं मिले, इसका मतलब है कि जिस पर टैक्स लगाया गया है वही उसको पे कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर तक पढ़ लिया था। ये सारा कुछ आपके टैक्सेबल इनकम के अंदर था। नॉन टैक्सेबल पढ़ना शुरू किए थे क्या? गैर कर स्टार्टिंग हायरार्की से चेक करना शुरू कीजिएगा। हम बजट पढ़ रहे थे, बजट में सार्वजनिक आय में भी राजस्व आय के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और राजस्व आय में भी हमने
कर राजस्व और गैर कर राजस्व देखा था। कर राजस्व में दो टाइप्स हैं, कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यहां तक हो गया था, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा गैर कर राजस्व। नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? टैक्स, जो सरकार अगर टैक्स इम्पोज करके हमसे जो वसूल कर रही है वो है टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू के अलावा जो भी रेवेन्यू उनको मिल रहा है वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, एक लाइन इसमें नोट कीजिएगा। सरकार द्वारा आरोपित करों के अलावा, सरकार द्वारा आरोपित करों के अलावा अन्य सभी गैर कर राजस्व होते हैं। कोई भी ऐसा रेवेन्यू, और रेवेन्यू का मतलब हमें पता है जो बार बार प्राप्त हो रहा है, ऐसा रेवेन्यू जो सरकार को टैक्स के अलावा प्राप्त हो रहा है, इसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखिएगा। गैर कर राजस्व के कुछ एग्जाम्पल हैं। शुल्क या इसको फीस भी कहते हैं, फी, शुल्क या फी। और कौन कौन से टाइप के शुल्क होते हैं या कौन कौन से शुल्क जो सरकार लेती है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। प्रवेश शुल्क, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे वहाँ पे एंट्री फीस लगता है, प्रवेश शुल्क। शिक्षा शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अपना बिजनेस वगैरह अगर अब रजिस्टर करना है तो पंजीकरण शुल्क देना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइसेंस शुल्क, कोई ऐसी चीज़ जिसको खरीदने बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, वैसी चीज़ अगर रखते हैं जैसे कि गन हो गया, ठीक है, तो उसके लिए लाइसेंस फीस सरकार को पे करना पड़ेगा। या फिर शराब या कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रतिबंधित है आम खरीदी बिक्री के लिए। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा कुछ शुल्क के अंदर आएगा। ये सभी ऐसे हैं जो कि हर एक व्यक्ति से प्राप्त करेंगे, लेकिन मतलब वो टैक्स के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर से बाहर है, इसीलिए इसको फीस के अंदर रखेंगे हम, शुल्क। ठीक, नेक्स्ट इसी में ही कुछ और एग्जाम्पल रखिएगा। रेडियो, टीवी इत्यादि में विज्ञापन, रेडियो, टीवी इत्यादि में विज्ञापन। ठीक, ये सारे ऐसे इनकम है गवर्नमेंट के लिए जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं। ठीक, तो हमने स्टार्ट किया था अपना, यहाँ पे वापस देखिए, हमने बजट के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और बजट में हम किन के बारे में देख रहे थे? इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय के बारे में। आय में हमने क्या क्या देखा था? कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं इनकम के लिए? एक तो है रेवेन्यू या राजस्व आय, और एक है पूंजीगत आय। राजस्व आय में हमने क्या क्या देखा था? एक था कर राजस्व, जो सरकार कुछ टैक्स लगाती है जो हर एक व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा, और एक है गैर कर राजस्व, जो व्यक्ति कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है वो गैर कर राजस्व के अंदर अपना टैक्स पे करके वो सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। कर राजस्व में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक है प्रत्यक्ष कर, जिस पर लगाया गया है
वही पे करेगा, और कुछ है अप्रत्यक्ष कर, लगाया गया है किसी और पे और उसको देने वाला कोई और है, पेमेंट कोई और कर रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने कुछ चीजें देखी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा पूंजीगत आय। ठीक, ये वाला हमारा ब्रांच कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एक्सपेंडिचर में देखेंगे राजस्व और पूंजीगत व्यय में। ठीक, पूंजीगत आय इसमें नोट कर लेंगे। अच्छा, पूंजीगत आय जहां पे आपने कॉलम बनाया था उसी में ही इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। वैसे बुक्स में ये चीज़ नहीं मिलता है, पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो एग्जांपल रखेंगे उसको भी दो कैटेगरी में आप यहाँ पे बांट सकते हैं। एक है जो सरकार को इनकम हो रही है, जैसे कि मान लो हम ही को, एक आम व्यक्ति को जो इनकम होती है, मान लीजिए हमारा सैलरी आया है और दूसरी तरफ हमने कुछ लोन लिया है। ये दोनों किस टाइप की कैटेगरी में है? एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको प्राप्त हो रही है लेकिन आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। सैलरी मिला है, आपको किसी को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं से लोन लिए हैं, ठीक है, इसको रिटर्न करने की जरूरत है। वही चीज यहां पर भी है। अगर सरकार को इनकम हो रही है तो एक ऐसा इनकम है जो सरकार के ऊपर देयता सृजित करता है, सरकार के ऊपर क्रेडिबिलिटी है कि उसको वापस करेगी, और दूसरी तरफ है देयता सृजित नहीं करने वाली आय। ठीक, तो जहां पे आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वहीं पे एक छोटा सा ब्रांच निकाल करके पूंजीगत आय में ये दोनों चीजें लिख सकते हैं, जहां पे सरकार की देनदारी बनती है और एक ऐसी इनकम है सरकार के पास जो देने की जरूरत नहीं है, वापस करने की जरूरत नहीं है। तो देयता सृजित करने वाली आय और देयता सृजित न करने वाली आय। ठीक, बुक्स में सीधे इसके एग्जाम्पल्स रख दिया है, पर वो एग्जाम्पल्स भी इन्हीं दोनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। एक है देयता सृजित करने वाली आय और दूसरी है देयता सृजित न करने वाली आय। सरकार की एक तरफ देनदारी बन सकती है, कुछ इनकम ऐसा हो जाता है जहां पे सरकार की देनदारी बनेगी, और दूसरा है सरकार को कुछ ऐसे इनकम भी हो सकते हैं जहां पे सरकार की देनदारी नहीं बनती है। जैसे कि सिर्फ अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल्स नोट कर देता हूँ, फिर मैं आपको नोट करवा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है, या फिर सरकार ने वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन लिया है। ठीक, ये तो है सरकार के ऊपर देनदारी सृजित हो गई है, सरकार ये पैसा अगर लिया है तो ब्याज समेत वापस भी करेगा। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कोई विदेशी कोई अगर सरकार है, वो भारत सरकार को अगर ग्रांट प्रोवाइड करती है, ग्रांट मतलब होता है अनुदान, जो आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, एक तरह से गिफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए भारत में कोई प्राकृतिक आपदा हो गई और अमेरिका हेल्प करना चाहता है, वो सरकार को ग्रांट प्रोवाइड कर सकता है। या फिर सरकार जो है विनिवेश करे। विनिवेश का मतलब है कि बीएसपी हो गया, बोकारो हो गया, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां पे सरकार की पहले हिस्सेदारी थी उसको बेच करके वहां पर डिसइन्वेस्ट करके सरकार को एक लमसम अमाउंट यहां से प्राप्त हो गया। या फिर कुछ ऐसी पूंजी है सरकार के पास जिसको सरकार ने पूरी तरीके से बेच दिया, विक्रय कर दिया। यहाँ पे डिसइन्वेस्ट कहने का मतलब है कि सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती है, और विक्रय कहने का मतलब है पूरी 100% हिस्सेदारी सरकार ने बेच दी है। इन सभी तरीकों से सरकार को इनकम प्राप्त हो रही है, लमसम अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट सरकार को प्राप्त होगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सरकार को वापस करने की जिम्मेदारी बनेगी और कुछ को वापस करने की जिम्मेदारी नहीं बनती है। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। ठीक, इसमें लिखिएगा पूंजीगत आय, आपने हेडिंग डाला होगा, इसमें लिखिएगा सरकार को प्राप्त ऐसे आय, सरकार को प्राप्त ऐसे आय जो
दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं, जो दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं और सामान्यतः इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, और सामान्यतः इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। रिपीट नहीं होंगे, लिख पाएंगे? इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक, रेवेन्यू इनकम कैसे हैं? जो कि रिपीट होते हैं हर एक महीने में, हर एक साल में, वो रिपीट होते रहेंगे एक फिक्स टर्म के बाद में। और कैपिटल इनकम ऐसा है जो कि रिपीट नहीं होता है बार बार। ठीक, नेक्स्ट, इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पूंजीगत आय सरकार पर देनदारी सृजित कर भी सकते हैं और नहीं भी। पूंजीगत आय सरकार पर देनदारी सृजित कर भी सकते हैं और नहीं भी। हाँ, व्यय व्यय में आएगा। ये तो इनकम है, जो ब्याज, अच्छा इंटरेस्ट से जो पैसा आता है, हाँ, वो आपका देयता सृजित न करने वाली आय है। मान लीजिए सरकार ने कोई लोन दिया है, उससे सरकार को ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आएगा। सृजित कर भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में सीधे एग्जाम्पल लिखिएगा, और एग्जाम्पल में सीधे इस तरीके से लिखिएगा, देयता सृजित और डैश करके। देयता सृजित मतलब है जहां पे सरकार की देनदारी बनती है। ऐसे कैपिटल इनकम जो सरकार पर देनदारी सृजित करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसका फ्लो रहेगा। ऐसे कैपिटल इनकम जो सरकार पर देनदारी सृजित करते हैं, उसी में एग्जाम्पल लिखिएगा, देयता सृजित करने वाली आय डैश करके। विदेशी ऋण, विदेशी ऋण कॉमा देशी ऋण, देश के भीतर ही सरकार अगर ऋण ले रही है। विदेशी ऋण, देशी ऋण, सरकारी प्रतिभूति, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स अगर इशू कर रही है तो उसको वहां से जो इनकम हो रही है उसको लौटाना भी पड़ेगा सरकार को। सरकारी प्रतिभूति। और नेक्स्ट लिखिएगा, देयता सृजित नहीं। सेकंड जो एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें देयता सृजित नहीं। डैश करके इसमें लिख लीजिएगा, अनुदान, अनुदान कॉमा विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट, अनुदान विनिवेश कॉमा सरकारी संपत्ति का विक्रय, सरकारी संपत्ति का विक्रय,
ठीक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे सरकार की देयता सृजित नहीं होगी। ठीक, ये हो गए आपके कैपिटल इनकम। नेक्स्ट, इस तरफ का इनकम वाला सारा कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा सार्वजनिक व्यय। हाँ, पूंजीगत आय। अच्छा, पहले तो ये समझ लीजिए पूंजीगत आय का मतलब क्या है। पूंजी का मतलब है कि जो बड़ा अमाउंट लंबे समय के लिए सरकार को मिल रहा है, एक लमसम अमाउंट सरकार को एक साथ मिल रहा है। अब इसके आने के सोर्सेस क्या हो सकते हैं। अगर कोई सरकारी संपत्ति है, जैसे कि मान लीजिए रेलवे का कोई डिपार्टमेंट है, या यूँ कह सकते हैं कि रेलवे का जो पूरा मैनेजमेंट है, उन्होंने किसी एक रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कंपनी को बेच दिया कि वहाँ पर सारा संचालन का काम आप करेंगे। उससे सरकार को जितना पैसा मिला है वो कैसा होगा, सरकार को कोई भी उसमें वो लोन जैसा नहीं है, सरकार के लिए उधारी नहीं है, वो सरकार ने उसको बेच दिया, सारा पैसा सरकार के पास आ गया। वो पैसा सरकार जहाँ चाहे जहाँ भी खर्च कर सकती है। सरकार उस पैसे को लौटाने के लिए, किसी को लौटाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये ऐसा इनकम है जो कि सरकार के ऊपर देनदारी सृजित नहीं करता। हमें लौटाने के लिए कैसे होगा भाई। हाँ, एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए सरकार लोन लेता है और दूसरी तरफ सरकार को कुछ अनुदान मिलता है। इसका इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है, जैसे कि हम बैंकों से लोन लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर, वैसे ही सरकार आरबीआई से लोन लेता है। आरबीआई से लोन क्यों लेता है। मान लीजिए सरकार बजट में कुछ नए स्कीम्स चलाना चाहती है। उसकी स्कीम को चलाने के लिए सरकार ने अपने पूरे इनकम में देखा कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं बच रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमको अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। वैसी कंडीशन में हम अपना खर्च पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, ऋण लेंगे, या किसी मित्र से लोन लेंगे, परिवार में रिश्तेदारों से लोन लेंगे। कहीं ना कहीं अगर वो हम लोन ले रहे हैं या ऋण ले रहे हैं तो हमें वापस करने की बाध्यता है। ठीक है, वापस करना पड़ेगा। वैसे ही सरकार अगर किसी से भी लोन ले रही है, चाहे वो विश्व बैंक से हो या फिर किसी भी वैश्विक संस्था से हो, या फिर देश में ही अगर आरबीआई से लोन लेती है, या फिर सरकार आम पब्लिक से भी लोन लेती है, किस रूप में, सरकारी प्रतिभूति के रूप में। हाँ, आम पब्लिक से भी लोन ले सकती है। सरकार क्या करेगी, एक पेपर इशू करेगी। वो पेपर में क्या लिखा होगा कि सरकार अभी आपसे कुछ पैसे चाहती है। मान लीजिए सरकार इस तरीके से कुछ पेपर इशू कर दे, एक पेपर का मूल्य है मान लीजिए 1000 रुपये। ठीक, इसमें क्या लिखा होगा, इसी को कहा जाता है सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सरकारी प्रतिभूति। सरकार आम पब्लिक से कैसे लोन ले रही है इसको देखिएगा। सरकार को पैसों की आवश्यकता है, सरकार आरबीआई से लोन नहीं लेना चाहती है, और सरकार ये चाहती है कि वो आम पब्लिक से लोन ले ले। सरकार ने कुछ ऐसे गवर्नमेंट पेपर्स इशू किए जिसमें लिखा है कि इस एक पेपर की कीमत 1000 रुपये है, और सरकार इसे 5 वर्ष बाद, सरकार जो है वो लोगों से जो पैसे ले रही है, 5 वर्ष बाद सरकार इसको 10% ब्याज की दर से सभी को वापस कर देगी। ठीक, जिसको भी इंटरेस्ट है वो ये पेपर खरीद लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, लोग ये देख रहे हैं कि बैंक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो सेविंग अकाउंट में 4% है, फिक्स डिपॉजिट में 8% है। सरकार की ये प्रतिभूति अगर खरीद लेंगे तो हमको 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा ईयरली। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, ये प्रतिभूति या ये सिक्योरिटी पेपर्स खरीद लेंगे। जिसकी जितनी हैसियत है वो खरीद लेगा। एक पेपर की कीमत 1000 रुपये है, किसी को 100 पेपर खरीदना है तो वो 100 खरीद लेगा। टोटल उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1 लाख रुपए का। ठीक, इस तरीके से सरकार को हर एक व्यक्ति से छोटे से लेकर बड़े अमाउंट में ऋण प्राप्त हो जाएगा। सरकार वो पैसा चाहे जहां भी खर्च कर ले, और लंबे समय के बाद या यहाँ पर हमारी कंडीशन में 5 वर्ष के बाद सरकार जो है वो इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न कर देगी लोगों को। ठीक, जिसने ये पेपर खरीदा था उससे यही पेपर सरकार वापस खरीद लेगी। ठीक, वापस खरीदेगी और साथ में ये इंटरेस्ट दे देगी। अब ये मत पूछना कुछ पेपर का क्या करेगी, वो पेपर का काम खत्म, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाँ, वो डिफरेंट कंडीशन है
कुछ ऐसे कुछ ऐसे भी सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। हाँ, नहीं पता चलेगा पर हाँ, बैंक्स में जाएंगे, बैंक्स वाले आपको बता देंगे कौन कौन से सिक्योरिटी पेपर्स चल रहे हैं, ठीक। या फिर इसी तरीके का एक और, मान लीजिए आप सरकार को पैसा डोनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बॉन्ड होता है। हर एक सरकारी बैंक में आप जाएंगे तो किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो आप डोनेट करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप में कैश के रूप में अगर आप किसी को डोनेट नहीं करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष कैश के फॉर्म में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेट नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। आप बैंक में जाइए, उतने पेपर्स खरीद लीजिए और वो पेपर्स ले जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए, ठीक। इस तरीके से भी आप उनको डोनेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहते हैं कि आपने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है चंदे के रूप में, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन रहता है, ठीक। आपका सवाल था कि ये कभी आपने खरीदा है? मैंने नहीं खरीदा कभी, पर ये ऐसी प्रतिभूतियाँ होती है जो कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए और बड़ा इंटरेस्ट रेट चाहता है तो वो खरीद सकते हैं। मार्केट में हर एक व्यक्ति के लिए ऑप्शन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। हाँ, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि सरकार की कोई कंपनी है, सरकार की कोई कंपनी में सबसे अच्छी कंपनी तो हम देखते हैं रेलवे, ठीक। रेलवे में मान लीजिए 100% संपत्ति सरकार की है या पूरी की पूरी हिस्सेदारी सरकार की है। सरकार अब ये चाहती है कि यहाँ पर कोई सरकार की अगर ये पूरी संपत्ति जो है वो 100% सरकारी संपत्ति है, ये जनरली ये देखा जाता है कि जहाँ जहाँ पर केवल सरकार इन्वॉल्व है वहाँ पर एफिशिएंसी कम रहती है, एफिशिएंसी कम रहेगी और सेवाओं की जो क्वालिटी है वो भी कम रहती है। आप सरकारी बैंक में जाइए और प्राइवेट बैंक में जाइए, ठीक। किसी सरकारी धर्मशाला में रुकने के लिए जाइए और किसी प्राइवेट होटल में रुकने के लिए जाइए, सर्विसेज में डिफरेंस मिलेगा, ठीक। तो वो जो सर्विस है वो अगर सरकार इंप्रूव करना चाहती है तो सरकार क्या कहेगी कि हम अपने यहाँ पे रेलवे में 20% जो शेयर हैं वो चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर प्राइवेट कंपनी, मान लीजिए टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, रेलवे की 20% हिस्सेदारी अगर खरीदते हैं, ऐसे केस में क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए टोटल रेलवे में अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो इसमें अब एक रेशो बढ़ जाएगा। 80 जो कर्मचारी हैं वो सरकार की तरफ से होंगे और 20 कर्मचारी, हर एक विभाग में यही रेशो चलेगा, 20 कर्मचारी प्राइवेट कंपनीज की तरफ से होंगे, चाहे टाटा की तरफ से हो या फिर रिलायंस की तरफ से हो, जिन्होंने भी उनकी हिस्सेदारी खरीदी है, उसी रेशो में ये बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये 80 जो लोग हैं वो सरकारी हैं, 20 कर्मचारी प्राइवेट हैं। 20 कर्मचारी क्या करेंगे, दबाव बना करके रखेंगे सरकारी कर्मचारियों पर कि आप हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से और टाइम पर कंप्लीट कीजिए, सर्विस बेहतर कीजिए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो सके, ठीक है। तो सरकार अगर चाहती है कि कोई ऐसी कंपनी है जो सरकारी प्रवृत्ति की है और घाटे में चल रही है, उसको घाटे से उबारने के लिए, वहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, सेवाओं की क्वालिटी बढ़ाने के लिए या फिर उसको प्रॉफिट में लाने के लिए वहाँ पर कुछ शेयर सरकार अगर बेचती है, उसी को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। निवेश में कटौती करना, अपने निवेश में कटौती करना, इसी को कहा जाता है विनिवेश। और अगर सरकार पूरी तरीके से बेच दे तो 100% अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर दे तो सरकार उसको क्या कर रही है, बेच रही है, विक्रय हो जाएगा। और एक शब्द हमने पढ़ा, अनुदान। अनुदान का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा लोन जो अगर आपको प्राप्त हो रहा है वो वापस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गिफ्ट के तौर पे अगर कोई कैश अगर सरकार को मिल रहा है भारत में ही लोगों से या फिर विदेशी कोई संस्था है, अगर उनसे मिल रहा है गिफ्ट के तौर पर, वो पैसा वापस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। भारत सरकार भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी मदद करती है आपके ग्रांट के फॉर्म में, जैसे कि किसी देश में कोई विपत्ति चल रही है, ठीक, जैसे कि आपका अफगानिस्तान में मदद किया गया था, म्यांमार में मदद किया गया था, श्रीलंका में मदद किया गया था। जहाँ जहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर राजनीतिक आपदा है या फिर वो देश डूबने की कगार पे है, उन सभी को सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी अनुदान के रूप में पैसे दे करके उनकी मदद की है, ठीक। और कभी ऐसी विपत्ति भारत के ऊपर आ जाए तो भारत भी किसी देश से ऐसा पैसा ग्रहण कर सकता है, इसको हम अनुदान कहते हैं, ठीक।
जैसे कि भारत में ही कुछ एग्जाम्पल अगर ले लें तो स्टूडेंट्स में जो खास करके पीएचडी करने वाले होते हैं, ठीक, पीएचडी करने वाले जो स्टूडेंट हैं इनको एक फिक्स अमाउंट मंथली मिलता है, ठीक, रिसर्च के लिए। वो भी आप अनुदान कह सकते हैं। वो पैसा स्टूडेंट्स को मिल तो रहा है लेकिन वो वापस करने की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक। सब्सिडी अलग है ना, सब्सिडी को इसमें काउंट नहीं करना। अनुदान और सब्सिडी दोनों अलग चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाला होगा आपने, सार्वजनिक व्यय। हाँ, उस एक लोन को आप एक इंडिविजुअल यूनिट समझ के चलना। जैसे कि मान लीजिए रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या है, जो पुनरावृत्ति हर बार होती है। मतलब मान लो आपने बैंक में कोई एफडी किया है तो उस एफडी में आपको हर महीने या हर 3 महीने पे, हर 6 महीने का एक किस्त फिक्स हो गया होगा। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपने उसको छोटे छोटे टारगेट में बांट दिया है, ठीक। मतलब 1 लाख की राशि को अगर आप जमा करना चाहते थे बैंक में, उस 1 लाख को पूरा करने के लिए मान लो आपने 10-10 हज़ार रुपये की किस्त बना दिए मंथली। एक बार में नहीं पे कर सकते थे तो उसको किस्त बना दिए। ये उस एक टारगेट के लिए था, 1 लाख को पूरा करने के लिए आपने उसको किस्तों में बांट दिया। ये पुनरावृत्ति कहा जाएगा। लेकिन जब सरकार आरबीआई से लोन ले रही है, मान लीजिए 1 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़, इस तरीके से अगर कोई लोन ले रही है तो वो एक टारगेट के लिए, मान लीजिए पूरा एक ही टारगेट था, उसका पूरा पैसा एक ही बार में मिला। ऐसा नहीं था कि उस 1 लाख करोड़ के लिए सरकार ने उसको किस्तों में बांट दिया। इसीलिए हम उसको पूंजीगत आय कह रहे हैं। रिपीटेशन कब माना जाएगा? उस 1 लाख को पूरा करने के लिए सरकार अगर उसको किस्तों में बांट दे तो उसको रिपीटेशन कहेंगे। सरकार को मान लो दोबारा जरूरत पड़ती है किसी दूसरे टारगेट के लिए तो दोबारा लोन ले सकती है। हर एक लोन इंडिविजुअल लोन काउंट होगा, वो पुनरावृत्ति नहीं कहा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा सार्वजनिक व्यय। सरकार द्वारा किसी वित्त वर्ष के लिए, सरकार द्वारा किसी वित्त वर्ष के लिए व्यय संबंधी प्रावधान सार्वजनिक व्यय कहे जाते हैं। सार्वजनिक व्यय कहे जाते हैं। ठीक, और इसमें भी अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम बजट में शुरू किए थे, व्यय में सार्वजनिक व्यय में देखा, फिर राजस्व तक पहुंचेंगे। लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा राजस्व व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। और राजस्व व्यय में भी हमने 2 टाइप के व्यय देखे थे। कुछ ऐसे व्यय थे जो कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए थे और कुछ नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए खर्च करने पड़ रहे थे। राजस्व व्यय का मतलब तो समझ में आ गया, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक। इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, कुछ ऐसे खर्च हैं जो कि विकासात्मक कार्यों के लिए है और कुछ नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, गैर विकासात्मक, ठीक। तो राजस्व व्यय, इसमें एक लाइन लिखिएगा, ऐसे खर्च जो एक निश्चित अवधि के बाद पुनरावृत्त होते रहें, जो एक निश्चित अवधि के बाद
पुनरावृत्त होते रहें। ऐसे सरकारी खर्च या ऐसे खर्च जो एक निश्चित अवधि के बाद पुनरावृत्त होते रहें। और इसमें सबसे पहला लिखिएगा राजस्व व्यय में, पहला विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय ऐसे खर्च जो देश के विकास और जन कल्याण के लिए, देश के विकास और जन कल्याण के लिए किए जा रहे हों। ऐसे खर्च जो देश के विकास और जन कल्याण के लिए किए जा रहे हों। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा। कृषि कॉमा अनाज भंडारण, कॉमा पशुपालन, कॉमा उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, कॉमा संचार, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ठीक, बहुत जनरल एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने आसपास और डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा गैर विकासात्मक। ऐसे सरकारी खर्च जो कि गैर विकासात्मक कार्यों में खर्च हो रहे हैं। गैर विकासात्मक, इसमें चाहें तो सीधे एग्जाम्पल नोट करना शुरू करेंगे। गैर विकासात्मक व्यय, इसमें एग्जाम्पल सब्सिडी पता है ना आपको? बताओ सब्सिडी क्या होता है? ये शब्द सुने ना, फूड सब्सिडी मिलता है, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी है, डिस्काउंट जैसा, हाँ कह सकते हैं डिस्काउंट जैसा। और कुछ हाँ, हाँ, वस्तु या सेवाओं को अफोर्डेबल बनाने के लिए, सभी तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जो मूल्य सरकार द्वारा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है, सरकार द्वारा जो हेल्प किया जाता है, इसी को हम सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जांपल लिखिएगा सब्सिडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉमा करके अनुदान या ग्रांट। सब्सिडी हो गया, फिर अनुदान, जैसे कि केंद्र सरकार मान लीजिए किसी राज्य सरकार को अगर पैसे देती है, केरल में बाढ़ आ गया, तमिलनाडु में बाढ़ आ गया, गुजरात में समस्या हो गई, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में समस्या हो गई,
सरकार वहाँ पर सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जो गिफ्ट के तौर पे पैसा दे देती है उस राज्य की सरकार को, ताकि आप अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लीजिए, लोगों को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए। इसके लिए जो सरकार पैसा देती है इसको हम क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। ठीक, हाँ हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं फिट होंगे। हम सारे एग्जाम्पल्स नहीं देख पा रहे हैं। परिवहन में एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, मान लो परिवहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो गया, और दूसरा है परिवहन मतलब सरकारी गाड़ी है जो कि रोज रोज चलकर आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। दोनों अलग चीज़ें हैं। एक परिवहन ऐसा है जो कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए बड़ा अमाउंट रेल या रोड प्रोजेक्ट पे खर्च किया जा रहा है, वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और ऐसा खर्च जो सरकारी ट्रक हैं या सरकारी ट्रक हैं, टैंकर है जो कि पेट्रोल डीजल या फिर खाने की चीज़ें पहुंचा रहे हैं, डेली पहुंचा रहे हैं, वो क्या हो गया? आपके राजस्व व्यय में आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट कॉमा करके गैर विकासात्मक में जो अगला एग्जाम्पल है वो उसको हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में पूछा गया है। सब्सिडी लिखा, अनुदान लिखा, उसके बाद में लिखिएगा ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी, सरकार ने कहीं से लोन लिया है, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, ये प्रश्न पूछा गया है आपको। ब्याज अदायगी किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? तो ये राजस्व एक्सपेंडिचर है और गैर विकासात्मक एक्सपेंडिचर है। राजस्व के अंदर गैर विकासात्मक खर्च है। ब्याज अदायगी, ठीक, ये सारे हमारे डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि बार बार रिपीट होते रहेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। चलिए फिर, हाँ, सरकार ने लोन लिया था। यहाँ पे देखो पूंजीगत आय पढ़ रहे थे, उसी ब्रांच को फॉलो करते जाएंगे तो कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर था, खर्च था, मतलब कुछ ऐसे इनकम थे जहाँ पे सरकार आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन ले रही थी। ये लोन किसी कंडीशन पर मिला हो गया। कंडीशन क्या था? या तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सटर्नल कंडीशन रखे होंगे या तो इंटरेस्ट रेट का कंडीशन रखा होगा। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने कुछ ब्याज वाला कंडीशन रखा होगा, तो हमें इनके मूलधन के साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। विश्व बैंक से अगर कुछ लोन लिया है तो उस लोन पे कुछ इंटरेस्ट रेट 1% 2% जो भी इंटरेस्ट रेट रहा होगा उसका ब्याज भी जोड़ेंगे, और उस ब्याज को पे करते हैंगे। वो ब्याज किस में आएगा? इंटरेस्ट रेट जो पे करेंगे हम, ये किस में आएगा? गैर विकासात्मक खर्च में। वैसे ही एक और एग्जाम्पल हमने देखा था सिक्योरिटी पेपर्स वाला। सिक्योरिटी पेपर्स में सरकार हमसे सिक्योरिटी पेपर्स खरीद रही है, इंटरेस्ट के साथ हमको वापस कर रही है, वहाँ पे ब्याज दे रही है सरकार। वो ब्याज वाला खर्च किस में आ जाएगा? गैर विकासात्मक खर्च के अंदर। हर लोन विकास के लिए नहीं है। सरकार अपनी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसे खर्च कर देती हैं पहले ही, जिनकी पूर्ति करने के लिए कई बार ये होता है कि एक खर्च का जो लोन है उसको पेमेंट करने के लिए दोबारा लोन लेना पड़ता है। हाँ, ऐसा बहुत होता है। सरकार जब वर्तमान पार्टी अगर सरकार में है तो अपनी पद को बनाए रखने के लिए कई बार सरकार ये भी करती है कि पिछले लोन को कंप्लीट करने के लिए दूसरी जगह से भी लोन ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने आईएमएफ से लोन लिया था, वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के फिर आईएमएफ को चुका देंगे। फिर वर्ल्ड बैंक को चुकाने के लिए आरबीआई से लोन ले लेंगे। आरबीआई का लोन चुकाने के लिए हो सकता है आपसे लोन ले लेंगे। हाँ, पूरा लोन अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर विनिवेश या विक्रय करके फिर पैसा लेके आएंगे। मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये चीज़ क्यों किया जा रहा है। सरकार मतलब आपके रिप्रेजेंटेटिव, वो खर्च जो हो रहे हैं इसका मतलब है कि आप चाह रहे हो कि वो खर्च हों। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, हाँ, पर कोई भी सरकार उसको फॉलो नहीं कर पाती है। जनरली हमारा जो टारगेट रहता है वो 2 से लेकर के 6% का रहता है, पर कोई भी सरकार इसको फॉलो नहीं कर पाती है और कोई जवाबदेही भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस समय सरकार शक्ति में है वो चाहे जितना अपने शक्ति का उपयोग कर ले, और जब शक्ति में नहीं रहेंगे तो जो दूसरी पार्टी आएगी चुन करके वो भी वैसे ही कुछ काम करेगी। आप यहाँ पर मतलब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं। बाकी आप जो कोई भी ग्रेजुएट आदमी होगा उनको भी ये चीज़ पता नहीं होगी।
ठीक, या तो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा, उन्हीं को इस चीज़ की समझ होगी। हर एक इंजीनियर को देश में ये चीज़ क्योंकि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इसके बारे में उनको कोई मतलब भी नहीं है इसको पढ़ के। ठीक, पॉलिटिक्स से भी दूर रहना चाहते हैं। नेक्स्ट, गैर विकासात्मक खर्च हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हमारा व्यय में, राजस्व व्यय में विकासात्मक गैर विकासात्मक दोनों कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय ऐसे खर्च जो एक वित्तीय वर्ष में, ऐसे खर्च जो एक वित्तीय वर्ष में किए गए हों परंतु उनका लाभ भविष्य में प्राप्त होने की उम्मीद है। परंतु उनका लाभ भविष्य में प्राप्त होने की उम्मीद है। एग्जाम्पल, भविष्य में प्राप्त होने की उम्मीद है। हाँ, एग्जाम्पल। अच्छा, इसी को ही इस नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, पूंजीगत व्यय को ही ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। पूंजीगत व्यय को ही ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक, ये देश के लिए क्योंकि संपत्ति या पूंजी का सृजन करते हैं, इसीलिए इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। अचल संपत्ति का निर्माण होता है इसमें। एग्जाम्पल रेल, रोड, ब्रिज। ठीक है, रेलवे नए रेलवे की पटरी बिछा रहे हैं, नए ट्रेन चालू कर रहे हैं। ठीक है, रोड में हाईवे, नेशनल हाईवे बना रहे हैं, स्टेट हाईवे बना रहे हैं, या फिर ब्रिज। ये सभी स्थायी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, लंबे समय तक आपको फायदा देगी। रेल, रोड, ब्रिज। अस्पताल भवन, अस्पताल नहीं लिख सके, अस्पताल भवन लिखिएगा, इत्यादि। भविष्य में लाभ की उम्मीद से बनाया जाएगा। रेल प्रोजेक्ट आज शुरू किए, 4 साल बाद कंप्लीट होगा। भविष्य में 4 साल बाद उसमें प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। कई ऐसे इन्वेस्टमेंट है जैसे कि रोड पे जो खर्च हुआ है वो किसी प्राइवेट कंपनी से, मान लीजिए टेंडर करके हमने रोड बनवा लिया, पर रोड का जो खर्च है मान लीजिए एक ही दिन में तो खर्च कवर नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, उसमें टोल नाका बना देंगे। हर बार गाड़ी आएगी जाएगी तो टोल पे करेगी। 5 साल 10 साल बाद उसका टोल में जितने राशि है उसको मिला करके फिर करोड़ों रुपए की राशि जो इन्वेस्ट की गई थी वो कंप्लीट होती है। ठीक है, ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इसके एग्जांपल रेल, रोड, ब्रिज, ये सारे कुछ जो अचल संपत्ति है जो अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। इसी में ही एक और पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट, पूंजीगत व्यय में ही इसमें सरकार के व्यय के साथ निवेश भी होता है। इसमें सरकार के व्यय के साथ निवेश भी होता है।
तथा रोजगार एवं स्थायी संपत्ति, रोजगार एवं स्थायी संपत्ति सृजित करने में, रोजगार एवं स्थायी संपत्ति सृजित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्थायी संपत्ति सृजित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक, तो ये हमारे बजट में जितने भी कॉलम्स थे और हर एक कॉलम में जो भी इंडिविजुअल टॉपिक थे आपके कंप्लीट हो गए। और इसके बाद में नेक्स्ट एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी एक वक्र के बारे में है, एक कर्व के बारे में है। ठीक, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। इसका नाम है लाफर कर्व, लाफर वक्र। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा लाफर वक्र या लाफर कर्व। लाफर वक्र या लाफर कर्व। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट करने से पहले ये समझ लीजिए कि लाफर कर्व किस तरीके का दिखता है और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, ये जो लाफर कर्व है कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और ये जो लाफर वक्र है ये बताता है कि किसी देश में अगर सरकार कितना टैक्स इम्पोज करे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो सके। जैसे मान लीजिए सरकार हमारी इनकम पर जो टैक्स लगाती है जिसको कि हम आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। कोई भी सरकार मान लीजिए कि 5% टैक्स लगाती है, लोग खुशी खुशी पे करेंगे। सरकार की अगर ज़्यादा इनकम करने की इच्छा जागती है, इसको बढ़ाकर 10% कर दिए, फिर 20% कर दिए, 30% कर दिए, 40 कर दिए, फिर 50 कर दिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग इस टैक्स से बचने की कोशिश करेंगे। 5, 10, 20 तक था, तब तक लोग ये चाहते थे कि उनकी इनकम जो है वो लीगल इनकम के तौर पर कैलकुलेट की जाए। लेकिन जब आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में छीनने लगे या प्राप्त करने लगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कोशिश करेंगे कि हमें कम से कम टैक्स देना पड़े और वो क्या करेंगे, टैक्स इवेजन में लिप्त हो जाएंगे, टैक्स इवेड करने लगेंगे, टैक्स की चोरी करने लगेंगे, कह सकते हैं साफ शब्दों में। टैक्स बचाने के लिए जो उपाय है वो करने लगेंगे। तो ये जो कितना % हम रखें कि हमें या देश की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारे लिए मैक्सिमम पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो सके। ठीक, ये हमारी राजस्व इनकम वाला कॉलम है। ये जो वाई एक्सिस है ये बता रहा है कि राजस्व कितना, सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। ठीक, 100, 200, 400, 500 करोड़ करते करते ये ऊपर पहुंच रहे हैं। और ये है हमारा टैक्स रेट, 5, 10, 20 करते करते आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा टैक्स रेट प्रतिशत इम्प्रूव हो रहा है और यहाँ पर सरकार को प्राप्त होने वाली आय इम्प्रूव हो रही है। मान लीजिए सरकार 5, 10, 20, 25% तक रखी थी, तब तक इनको ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम राजस्व प्राप्त हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर राजस्व की राशि बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने इसको 30 किया, 40 किया, 50 किया, अब इनका जो राजस्व कलेक्शन था वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। यही चीज़ आपके लाफर वक्र के अंदर बताया जाता है। ठीक, इसमें पहले पॉइंट्स, चाहे पहले इसको ड्रॉ कर लीजिएगा
एक साइड में, राइट साइड के पेज के राइट साइड में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके बाद में कुछ पॉइंट्स है इसको नोट करेंगे। वाई एक्सिस में है राजस्व प्राप्ति और एक्स एक्सिस में है कर की दर या टैक्स रेट। वाई एक्सिस में राजस्व प्राप्ति जो कि टैक्स रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू, और यहां पर टैक्स रेट। ये कर्व सिर्फ इतना बता रहा है कि कोई एक ऐसा फिक्स परसेंट हो सकता है जहां पर जितना अगर उसको रखेंगे सरकार, उसको लागू करेगी तो उस सीमा में हमको मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। अगर टैक्स का रेट उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोग टैक्स की चोरी करेंगे और धीरे धीरे हमारा टैक्स कलेक्शन कम होता जाएगा। ठीक, नहीं, सिर्फ ये राजस्व आय के बारे में बता रहे हैं, पूंजीगत आय नहीं बता रहे इसमें। ठीक, ऐसे टैक्स जो कि सीधे व्यक्ति से लिए जाएं या फिर किसी संस्था से लिए जाएं, निगम कर हो गया या संस्था कर हो गया, शॉप से जो टैक्स लिए जा रहे हैं उसकी बात की जा रही है। डायरेक्ट टैक्स वाला ये कर्व है आपका। ठीक, इसमें अब जिनका ड्रॉ हो गया है इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इसकी संकल्पना आर्थर लाफर के द्वारा दी गई है। ARTHER आर्थर लाफर के द्वारा दी गई है। इसकी संकल्पना आर्थर लाफर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कर की दर और राजस्व प्राप्ति के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। इसमें कर की दर और राजस्व प्राप्ति के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अनुसार कर की दरें न तो बहुत अधिक होनी चाहिए, कर की दरें न तो बहुत अधिक होनी चाहिए, न ही बहुत कम, न ही बहुत कम। ठीक, ये आपके लाफर वक्र के बारे में। किसी को इस कर्व में या इस वक्र में कोई समस्या है तो बताइएगा। वैसे बहुत आसान सा ये वक्र है। मान लीजिए सरकार जो है वो ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैक्स पे करें और वो टैक्स का रेट बहुत कम रखती है। मान लीजिए सिर्फ 10% का टैक्स रेट रखती है, तो 10% टैक्स रेट रखती है तो कितना भी चाहे लोग अगर पे कर लें, एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा सरकार को प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक, तो कर की दर अगर सरकार बहुत कम रखेगी तो भी प्राप्त नहीं होगा। सरकार ने 60% टैक्स रेट रख दिया तो भी सरकार टैक्स चोरी करेंगे और उनको ओवरऑल रेवेन्यू बहुत कम प्राप्त होगा। तो एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट हमको देखना पड़ेगा जहां पे सरकार उस रेट को अगर इम्पोज करे तो लोग सीधे सीधे पे भी कर दें और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व भी प्राप्त हो सके। यही वो पॉइंट है और इसी को लाफर वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप मेहनत करके 1 महीने काम करके किसी प्राइवेट जॉब में 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी है। अब सरकार ये कहती है कि आप 50% हमको वापस कर दो टैक्स के फॉर्म में। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक, अगर हम बैंक में जमा ही नहीं करेंगे, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो तो रजिस्टर्ड है सरकार के पास में, ये बैंक में जमा करने या ना करने का कोई
पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। आपकी जो आय हो रही है, कंपनी आपको आपके अकाउंट में सैलरी पे करेगा, आपसे बिना पूछे 50% वहाँ से काट लेंगे, खराब लगेगा। और अगर वहीं पे सिर्फ 5,000 काटेंगे तो उतना खराब नहीं लगेगा, खराब तो 1% में भी लगेगा, पर उतना बुरा नहीं लगेगा कि सरकार सिर्फ 5,000 काट रही है। 50,000 की तुलना में तो 5,000 देना ही बेहतर है। ठीक है, सरकार को देश चलाने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो टैक्स के रूप में अगर रेवेन्यू इकट्ठा करिए, क्योंकि सरकार के पास भारत में कोई और एक्स्ट्रा सोर्स है ही नहीं पैसा जनरेट करने का। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे पेट्रोलियम खूब है, ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे पेट्रोल या तेल के कुएँ हैं। ऐसे देश जो है वो अपने नागरिकों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाते हैं। टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि उनके पास इनकम का कोई ना कोई एक्स्ट्रा साधन तो है। भारत में अगर सरकार के पास कोई भी एक्स्ट्रा साधन नहीं है तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर इनकम टैक्स लगाकर पैसा निकाल रहे हैं वहाँ से। ठीक, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, शॉप टैक्स, कोई भी तरीके का टैक्स लगा करके ही पैसा निकालेंगे। लेकिन अगर ये टैक्स रेट एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, अपनी इनकम कम शो करके टैक्स की चोरी करना शुरू कर देंगे, या फिर दूसरे तरीके होंगे जहाँ से वो टैक्स चोरी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि रिलीजियस संस्थानों में या इंस्टीट्यूट्स में टैक्स नहीं लगता, धार्मिक संस्थानों में टैक्स नहीं लगता, वैसे ही बहुत सारे चैरिटी वाले काम है जिस पर टैक्स नहीं लगता है। तो लोग क्या करेंगे, अब लूप होल्स खोजेंगे। अगर किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है और उसे अपना बड़ा अमाउंट, मान लीजिए हमारे केस में 1 लाख की सैलरी पे किसी को 50,000 रुपये टैक्स देना पड़ जाए, तो वो क्या करेगा, किसी अपने नाम से, अपने पिताजी माताजी के नाम से एक मंदिर खोल देंगे और उस मंदिर में ही सारा पैसा डोनेट कर देंगे। 1 लाख में से 90,000 डोनेट कर दिए। ठीक, अब 90,000 डोनेट कर दिए हैं और वो पैसा घूम फिर के वापस वो अपने लिए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से अपने ही बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे सरकार को उसने क्या किया, 90,000 रुपये अपने ऐसे खर्चों में दिखा दिए जिस पर टैक्स नहीं लगता है। तो सरकार तो इस चीज़ से टैक्स प्राप्त नहीं कर पाएगी। उसके पास जो 10,000 रुपये की टैक्स राशि बची थी उसी में से ही वो टैक्स निकाल पाएगी। ठीक, तो अल्टीमेटली सरकार को सिर्फ 10,000 में से 5,000 रुपये का ही टैक्स मिल पाएगा। अगर 50% के रेट से देखें तो सरकार को सिर्फ यहाँ पे 5,000 रुपये का ही टैक्स मिल पाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर सरकार बहुत बड़ा टैक्स इम्पोज करती है, बहुत ज़्यादा रेट से इम्पोज करती है, तो भी सरकार को ज़्यादा राजस्व नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी वित्त मंत्री होंगे वो आपके सरकार के सलाह मशवरे से एक ऐसा रेट इम्पोज करेंगे जो कि देश के सभी लोगों के लिए वहनीय हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स स्लैब के अंदर आ सकें। ठीक, इसीलिए आप भारत में ये भी देखते हो कि भारत में अलग अलग टैक्स स्लैब हैं। 8 लाख रुपए से कम है तो टैक्स पे नहीं करना है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 10%, उससे ज़्यादा है तो 20%, उससे ज़्यादा है तो 30%, और एक लिमिट से भी ज़्यादा है तो इनकम टैक्स प्लस साथ में सेस भी पे करना है या सरचार्ज भी पे करना है। ऐसे बहुत सारे टैक्स है अलग अलग। ठीक, ये भी क्या चीज़ बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, सेस और सरचार्ज के रूप में। बैंक से पैसा निकाल लेंगे तो बैंक से पैसा निकाल के आप कहाँ रखोगे, अपने पास रखोगे, तो उस पर टैक्स। जैसे ही बैंक में जाओगे ना, बैंक वाला आपके खाते से, मान लीजिए उनको पता है कि आप कितना पैसा निकाल रहे हो, तो आपको तुरंत टैक्स काट के पैसा वापस करेगा। जितना मांगोगे उतना थोड़ी दे देगा वो। मतलब अल्टीमेटली आपको टैक्स पे करना ही है। ठीक, चलिए एक छोटा सा आपका टॉपिक और रह गया है जो कि वर्ष 2016 के आसपास से काफ़ी सुर्खियों में है। कौन सा? जीएसटी। टैक्स हमने सारे लगभग पढ़ लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रह गया है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। लिखिएगा इसमें सबसे पहला, भारत में लागू विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को, भारत में लागू विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को
समायोजित कर, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समायोजित कर एकीकृत कर के रूप में, एकीकृत कर के रूप में जीएसटी की अवधारणा रखी गई। जीएसटी की अवधारणा रखी गई मतलब भारत में इसको लागू किया गया। इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से और दूसरे देशों में चल ही रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विश्व में सबसे पहले जीएसटी, विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में जीएसटी विधेयक, भारत में जीएसटी विधेयक 2016 में पास हुआ। जीएसटी विधेयक 2016 में पास हुआ और 1 जुलाई 2017 से देश भर में लागू हुआ। जहां पर भी समस्या रहेगी तुरंत आप पूछ लीजिएगा। हाँ, पूरे देश में लागू हुआ, एक एक करके। सबसे पहले असम ने इसको अडॉप्ट किया, फिर बाकी कंट्री ने धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करना शुरू किया और अभी पूरे देश भर में लागू है। हाँ हाँ, जीएसटी धन विधेयक के रूप में लाया गया था। वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या था? धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, लोकसभा के अध्यक्ष की परमिशन से। परमिशन लगती है कि नहीं लगती है? उनके सहमति से कौन सा धन विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक है या कौन सा साधारण विधेयक है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह, हाँ मैं लिखवाऊंगा एक एक करके। यह अब लिख लिए हैं तो लाइन छोड़ दीजिएगा। यह 122वें क्रम का, यह 122वें क्रम का संशोधन विधेयक था। 122वें क्रम का संशोधन विधेयक था और 101वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। यह 122वें क्रम का संशोधन विधेयक था और 101वें संशोधन के रूप में लागू हुआ। कोई समझा पाएंगे ये क्या हो रहा है? हाँ, बिल्स तो बहुत सारे आते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ये 122वां और 101वें नंबर का क्या खेल है। बिल बहुत सारे आते हैं देश में अलग अलग कानूनों को लेकर के। 122वें नंबर के बिल के रूप में इसको संसद में प्रेजेंट किया गया, लेकिन उनमें से सारे के सारे बिल पास नहीं होते हैं। जितने बिल पास होते हैं उसमें 101वें नंबर का ये पास होने वाला बिल था। ठीक है, और बिल जो है वो पास होने के बाद में अधिनियम बन जाता है, तो ये 101वां अधिनियम था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य
जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था और छत्तीसगढ़ इसे लागू करने वाला पांचवा राज्य बना, और छत्तीसगढ़ इसे लागू करने वाला पांचवा राज्य बना। अच्छा, जीएसटी के अंदर कितने स्लैब्स हैं? 4 स्लैब हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ये 5 स्लैब के रूप में भी दिखेगा, जहाँ पर 0% को भी एक स्लैब कैलकुलेट किया गया है, पर ये जनरली एग्जाम्स में इसको ऑप्शन नहीं लिया गया है, ठीक। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी के अंतर्गत चार दरें निर्धारित की गई हैं। जीएसटी के अंतर्गत 4 दरें निर्धारित की गई हैं। हाँ, वहीं पे चाहें तो आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 5, 12, 18 और 28। 5%, 12%, 18% और 28%। 4 दरें निर्धारित की गई हैं, 5, 12, 18 और 28। ये किस हिसाब से इसको निर्धारित किया गया होगा? हाँ हाँ, ठीक। ये जो परसेंट रेट है, ये एक तो कंपनी के होने वाले खर्च के हिसाब से, और दूसरा वो चीज़ जो भी जिन पर ये स्लैब इम्पोज किया गया है, लगाया गया है, जो परसेंट लगाया गया है, ये देख करके लगाया गया है कि वो कितना किसी व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी सामान है, ठीक है। जो बहुत ज़रूरी सामान है, गरीब से गरीब तबके के लोग जिसको यूज़ करते हैं, उसको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस चीज़ पर, और जैसे जैसे वो चीज़ गैर ज़रूरी होती जा रही है या लग्जरियस चीज़ें होती जा रही हैं, उस पर टैक्स का रेट जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। हाँ, किस पर? एजुकेशन पर। हाँ, एजुकेशन जो कोई कोचिंग संस्था फीस ले रही है, या तो उस पर 18% का टैक्स लगता है। कायदे से उसको 5 या 12 में, खैर ये भी सरकार के ऊपर छूट है कि वो किसी चीज़ को एक स्लैब से दूसरे स्लैब में भी मूव कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, जीएसटी की सीमा से बाहर, जीएसटी की सीमा से बाहर वस्तुएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जीएसटी की कैटेगरी से बाहर रखी गई हैं अभी, और बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, तो उसको याद रखना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। इसमें लिखिएगा सबसे पहले विद्युत, कॉमा, शराब, कॉमा, पेट्रोलियम उत्पाद। विद्युत, शराब और पेट्रोलियम उत्पाद, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी जीएसटी लागू नहीं है। हाँ, इनका जो टैक्स, जो पहले जिस सिस्टम से इनमें टैक्स लगता था, वही चीज़ इस पर अभी भी लागू है। इस पर टैक्स रेट को, मतलब इसको जीएसटी के दायरे से भी बाहर रखा गया है। सरकार चाहे तो इसको अंदर ला सकती है, पर अगर उसको अंदर लेकर के आ जाएंगे तो इन चीज़ों के दाम बहुत कम हो जाएंगे, या फिर किसी भी स्लैब में रखेंगे, मान लो 28% में रखेंगे, तो ये लग्जरियस चीज़ें तो है नहीं, हर एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी यूज़ करेगा, तो वहाँ पर परसेंट अगर बहुत कम रखा गया तो सरकार की जो आमदनी हो रही है सरकार शराब से या फिर आपके पेट्रोलियम से, वो आमदनी बहुत कम हो जाएगी। तो एक तरफ अगर कोई बहुत कम रेट की चीज़ें हैं जहाँ से सरकार को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की आपूर्ति यहाँ से कर रहे हैं सरकार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पहले टैक्स रेट ज़्यादा होता था, अब वो चीज़ें बहुत एसेंशियल्स हैं, हर एक आम व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए भी काम की हैं, तो
तो उन चीज़ों को रखा गया है 5% के टैक्स रेट के अंदर। ठीक, अब उससे क्या हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है। पहले ज़्यादा टैक्स मिलता था सरकार को, जीएसटी लगने के बाद सिर्फ 5% के रेट में अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उस पर सरकार को टैक्स कम मिलता है। तो वो उस नुकसान की आपूर्ति कहाँ से करेंगे? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है अभी भी, मतलब जीएसटी नहीं लगाया है, और सामान्य उस पर जो पहले टैक्स लगता था वैसे ही टैक्स लग रहा है। जैसे कि आपका विद्युत हो गया, शराब हो गया, और विद्युत हो गया, शराब हो गया, और हाँ, पेट्रोल अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। टैक्स दूसरे प्रकार के लगते हैं, इससे भी ज़्यादा लग रहे हैं। उसका जो नुकसान है वो सरकार यहाँ से पूरा करती सरकार पेट्रोलियम से। ठीक है, विद्युत हो गया, शराब हो गया, पेट्रोलियम, यहाँ से सरकार को खर्च करने के लिए ज़्यादा इनकम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जीएसटी को देश भर में व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए, जीएसटी को देश भर में व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है। जीएसटी को देश भर में व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है। इसे जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद, इसे जीएसटी काउंसिल या हिंदी में लिख लीजिएगा जीएसटी परिषद, और ब्रैकेट में लिखिएगा आर्टिकल 269A, आर्टिकल 269A। जीएसटी परिषद, आर्टिकल 269A। जीएसटी परिषद क्या लिखे थे? पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ो शुरुआत से, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट। व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए एक संस्था गठन किया गया। इसे इसे जीएसटी परिषद है ना, परिसर लिखे हो आप, इसे जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चलिए, जीएसटी में कुछ चीज़ें और हैं, जीएसटी परिषद और अलग अलग टाइप के जो जीएसटी हैं, इसमें 4 कैटेगरी हैं, इसको हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।